जी लास्ट टाइम में कल हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस डिस्कस की थी। यहाँ के कुछ ऐसी क्वेरीज बेसिक्स जो कि डेटाबेस को या टेबल्स को या जो बेसिकली जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है ना उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करती हैं हमें, चीज़ों को क्रिएट करने में, डिफाइन करने में, अल्टर करने में। कि हम बुनियादी तौर पे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं, और अगर कोई इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई डेफिशिएंसी रह जाए, तो उसके लिए जो कमांड जो क्वेरीज हम यूज़ करते थे वो सारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस कहलाती थी। ठीक है, या डीडीएल कैटेगरी की क्वेरीज थी सारी। आज हमने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डिस्कस करनी है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जो क्वेरीज या कमांड्स हम यूज़ करेंगे वो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, इस तरह की क्वेरीज हैं, जो कि बेसिकली जब हम एक दफ़ा डाटाबेस और टेबल्स या रिलेशन जिनको हम कहते हैं वो क्रिएट कर चुके होंगे, उनके दरमियान में जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो भी लगा चुके होंगे, जो कि हम कल कर चुके हैं। तो उसके बाद हम डाटा इंसर्ट करेंगे टेबल्स के अंदर। जब डाटा इंसर्ट करेंगे तो फिर डाटा डेफिनेटली चेंज भी होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, और एक दफ़ा जब डाटा सेव हो जाएगा तो फिर हम उसको वापस क्वेरी कर सकेंगे, यानी कि जिसको हम सेलेक्ट करते हैं रिट्रीव भी कर सकेंगे। ठीक है, ये सारी क्वेरीज जो हैं, ये सारी जो कमांड्स हैं वो आज के लेक्चर में हम करके देखेंगे। बुनियादी तौर पे 3 कमांड्स हैं जी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं: इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। सबसे पहले एडिंग वैल्यूज इन टेबल, कि किसी भी टेबल में जो टेबल्स हम कल क्रिएट कर चुके हैं क्रिएट टेबल की कमांड की मदद से, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे भी मौजूद है, कि जब हम एक दफ़ा टेबल क्रिएट कर लेंगे तो फिर उसके अंदर हम जो डिफरेंट उसके कॉलम्स हमने क्रिएट किए हैं या कि एट्रीब्यूट्स उसमें डिफाइन किए हैं, उनके अंदर हम डाटा इंसर्ट भी करके देखेंगे। इंसर्ट करने के लिए, डाटा इंसर्ट करने के लिए जो कमांड है वो ये मौजूद है, इतनी। उसके लिए कीवर्ड यूज होगा इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, इनके टेबल नेम। जिस टेबल में हमने डाटा इंसर्ट करना है उसका नाम आएगा, इंसर्ट इनटू कीवर्ड है साथ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और आगे वो कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स जिनके अंदर हमने डाटा इंसर्ट करना है, जिनके उस टेबल के एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे। ठीक है जी। और जो भी एट्रीब्यूट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उन्हीं के आगे डाटा भी देंगे। पैरेंथेसिस के अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट जो इस टेबल के हैं, मिसाल के तौर पे 2 एट्रीब्यूट हमने दोनों दिए हुए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, हम किसी एक कॉलम के अंदर भी डाटा ऐड कर सकते हैं, दूसरे को खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जिसको हमने खाली छोड़ना है वो आपके जहन में होना चाहिए कि वो उसमें नॉट नल नहीं लगा हुआ है, या वो प्राइमरी की ना हो, क्योंकि प्राइमरी की या नॉट नल वाला जो एट्रीब्यूट है जिसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट लगाई हुई है उसके अंदर हम डाटा हर सूरत ऐड करेंगे, उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो बहरहाल वो बात की डिस्कशन है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने ये एक टेबल क्रिएट किया हुआ है ऊपर डिपार्टमेंट के नाम से, 2 उसके अंदर कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, और दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ का कीवर्ड कि जनाब वैल्यूज़, और आगे पैरेंथेसिस के अंदर पहली कॉलम की वैल्यू, कॉमा दूसरे कॉलम की वैल्यू, इसी तरीके से पैरेंथेसिस क्लोज और कॉमा के बाद दूसरा सेट। ये जो एक पैरेंथेसिस है ये एक रिकॉर्ड कंप्लीट कर देगी, जैसे 1 और HR। दूसरा रिकॉर्ड 2 और फ्रांस लिखने के लिए उसी तरीके से कॉमा और पैरेंथेसिस के अंदर दोनों वैल्यूज़। नंबर जो हैं उनको हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, जबकि स्ट्रिंग टेक्स्ट वगैरह जो है उसको सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने 3 सेट बनाए हुए हैं, अगर आप देखें, पहला HR और 1, 2 फनास, 3 एडमन। अच्छा, ये यहाँ पे इसलिए है कि मैंने लास्ट जब क्लास में पढ़ाया था तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने की थी इस तरीके से। जो बुनियादी तौर पे जो सीक्वेंस है वो ये है, HR इस तरीके से। पहला रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ID 1, उसका नाम HR, दूसरे का डिपार्टमेंट ID 2, डिपार्टमेंट का नेम फनास, तीसरा 3 और एडमन। इस तरीके से 3 रिकॉर्ड बन जाएंगे। और भी रिकॉर्ड ऐड करना है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉमा और पैरेंथेसिस के अंदर चौथा रिकॉर्ड 4, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी एडमिशन डिपार्टमेंट, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये एक और चौथा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। जब हम इस क्वेरी को, ये वाली जो लाइंस हैं इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम इस तरीके से हमें 2
रिकॉर्ड्स ऐड कर देगा। ठीक है जी, ये है किसी भी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करने का तरीकाकार या उसकी क्वेरी। जिस भी टेबल में हमने डाटा ऐड करना है, हमें हर टेबल के लिए अलहदा से इस तरीके से क्वेरी लिखनी पड़ेगी। और कीवर्ड है इंसर्ट इनटू, जो शुरू में मेंशन है, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद वो कॉलम्स जिनके अंदर हमने वैल्यूज ऐड करनी है, और उसके बाद वैल्यूज कीवर्ड, और उसके बाद तमाम वैल्यूज जो हमने ऐड करनी है वन बाई वन। एक जो पैरेंथेसिस का सेट है, ये एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, यानी कि एक टपल क्रिएट करेगा। अच्छा, ये जो अभी मैं थोड़ी सी आपको मॉडिफिकेशन की है कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस वही है अगर आप देखें जो टेबल का है बेसिकली, या जो ऊपर मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है। पहले डिपार्टमेंट आईडी है, फिर नेम है, और इस तरीके से मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस देना ज़रूरी नहीं है। ये सीक्वेंस आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से जौन सा मर्जी कॉलम पहले कर दें बाद में कर दें, ये आपकी मर्जी है। इससे सिस्टम कोई एरर नहीं देगा। अब तो मिसाल के तौर पे मैंने डिपार्टमेंट नेम पहले कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी बाद में कर दिया, ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरफ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ का सीक्वेंस फिर ये वाला होना चाहिए जो आपने यहाँ पे ऊपर वाली लाइन के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इनके जो कॉलम्स की तरतीब है वही वैल्यूज़ की तरतीब होनी चाहिए। फिर इसका मतलब है कि मुझे फिर यहाँ पे HR पहले लिखना पड़ेगा और जो ID है (1) वो बाद में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि डिपार्टमेंट नेम पहले है तो डिपार्टमेंट नेम पहले आएगा, ID बाद में है तो ID भी डेफिनेटली बाद में आएगी, ठीक है। तो बाकी भी फ्रांस पहले आएगा, 2 बाद में, एडमिन पहले, 3 बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप सीक्वेंस रखना चाहें वही कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि आपने मिसाल के तौर पे आपके इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर मिसाल के तौर पे अगर 5 कॉलम्स हैं तो 5 की 5 वैल्यूज़ ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी एक कॉलम की वैल्यू ऐड कर दें, 2 की कर दें, या जितना की मर्जी कर दें, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। और अगर आप कोई कॉलम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, बशर्ते कि उसमें नॉट नल या यूनिक ऐसी नॉट नल या प्राइमरी की वगैरह नहीं लगी हुई, तो फिर आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, फिर आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये था जी किसी भी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करने का तरीकाकार या क्वेरी। इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम, आगे उसके कॉलम्स के नेम, और वैल्यूज़ का कीवर्ड, और वैल्यूज़ के बाद जो भी वैल्यू या डाटा आपने ऐड करना है वो एक सेट, एक टपल क्रिएट करता जाएगा। 1 2 3 4, अब 4 सेट जो हैं ये 4 टपल्स क्रिएट कर देंगे, यानी कि 4 रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। उसके एक और एग्जांपल है जी इंसर्ट इनटू की, जिसमें 3 कॉलम्स हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, 3 कॉलम्स मैंने मेंशन कर दिए। और इसी तरीके से वैल्यूज़ कीवर्ड के बाद तीनों वैल्यूज़, पहली, दूसरी, तीसरी, कॉमा, फिर दूसरा सेट। अब क्योंकि ये पैरेंथेसिस का 2 सेट है तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, ठीक है जी। आप जितने मर्जी चाहें यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐड करते जाएं कॉमा के बाद, और सिस्टम उसको जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे क्वेरी को, तो सिस्टम ये डाटा इंसर्ट कर देगा टेबल के अंदर। तो डाटा ऐड करने के लिए इंसर्ट इनटू का कीवर्ड यूज होगा जी। इसके अलावा डिलीट, अगर हमने डाटा ऐड कर लिया है उसको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इसका सिंटेक्स है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल नेम है ऑब्वियसली। तो अगर हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, तो सिस्टम एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको डिलीट कर देगा, सारी टेबल एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हैं तो 2 के 2 खाली हो जाएंगे। टेबल डिलीट नहीं होनी, डिलीट फ्रॉम कह रहा हूँ तो कि एम्प्लॉय में से डाटा डिलीट करो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं, इनके डाटा है, वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट की और एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो एम्प्लॉय टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप सारे नहीं उड़ाना चाह रहे, स्पेसिफिक किसी एक स्टूडेंट का, किसी एक एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करना है, तो फिर आप वेयर कंडीशन यूज करते हैं। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर किसका डाटा डिलीट करना है, वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू ब्राउन, कि एम्प्लॉय के में से मैं उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहा हूँ जिस एम्प्लॉय का लास्ट नेम ब्राउन है, ठीक है। तो जो सिस्टम है वो डाटाबेस को सर्च करना शुरू कर देगा, यानी कि उसका जो लास्ट नेम वाला कॉलम है उसको फिल्टर करेगा, देखेगा कि ब्राउन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिस एम्प्लॉय का नाम लास्ट नेम ब्राउन है उसका रिकॉर्ड सिर्फ डिलीट होगा, बाकी नहीं होंगे। अब अगर एक ब्राउन वाला रिकॉर्ड मिल जाए, 10 मिल जाए, या सारी टेबल में ही लास्ट नेम ब्राउन हो, अब जितने भी रिकॉर्ड्स उसको मिलेंगे सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सोशल सिक्योरिटी नंबर दिस वन, कि अगर किसी एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर ये है तो उसका डाटा डिलीट कर दो।
तो एम्प्लॉय के टेबल में से इस एम्प्लॉय का डाटा रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा टपल एम्प्टी हो जाएगा, पूरी रो। इस तरीके से डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 5, वो तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा उड़ जाएगा जिनका डिपार्टमेंट नंबर 5 है। ठीक है, तो वो तमाम एम्प्लॉय जिनके आगे डिपार्टमेंट नंबर 5 लिखा हुआ है, सिस्टम उनको सर्च करके तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अब अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो सिस्टम उस पर एरर नहीं देगा, बल्कि जस्ट आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और कोई उसकी आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि रिकॉर्ड उसको मिलेगा तो वो डिलीट कर देगा, नहीं है तो कोई इशू नहीं। अपडेट, हमने डाटा ऐड कर लिया, हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो हम उस रिकॉर्ड को, उस टपल के जो डाटा है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किसी स्टूडेंट का डाटा ऐड किया, ठीक है, जैसे एडमिशन वाले करते हैं, जब आपका एडमिशन हो रहा हो तो आपका डाटा ऐड हो रहा होता है और समटाइम आपके नाम में या फादर नेम में या कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग्स की। तो अगर डाटा ऐड हो गया गलत तो आप उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं अपडेट की कमांड की मदद से। अपडेट स्टूडेंट ऑब्वियसली टेबल है यहाँ पे, कि स्टूडेंट के टेबल को अपडेट करो। अपडेट क्या करनी है, ये वाली, कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आमर कर दो और एज उसकी 19 कर दो। किस स्टूडेंट की बात हो रही है या किसको करो, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10, वो बच्चा जिसका रोल नंबर 10 है उसका नाम आमर कर दो और उसका एज 19 कर दो। अब उसके फर्स्ट नेम में और एज में जो भी वैल्यूज होंगी सिस्टम उसको इन दो वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देगा, आमर के साथ और एज के साथ। बाकी जो उसके कॉलम्स हैं वो नहीं हम छेड़ रहे। ठीक है, हमारी मर्जी है कि यहाँ पे एक कॉलम मेंशन कर दें, 2 कर दें, जितने मर्जी कर दें। ये लें, अगर मैं एक उड़ा देता हूँ तो अब क्या करेगा कि वो देखेगा कि वो बच्चा जिसका रोल नंबर 10 है उसका फर्स्ट नेम को वो चेंज करके आमर कर देगा। ठीक है, एन पॉसिबल हमने AMIR लिखा हो जबकि एक्चुअली उसका नाम AAMIR हो। ठीक है, तो जो भी नाम, जो भी वैल्यू वहाँ पे एन पॉसिबल है वहाँ पे यही लिखा हो जो पे अब हम दे रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर वही नाम सेम है तो सिस्टम फिर भी उसको रिप्लेस कर देगा, कोई एरर नहीं देगा। मतलब कहने का ये कि अगर आप ढूंढ के किसी स्पेसिफिक बच्चे का या किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉई का डाटा चेंज करना चाह रहे हैं तो वेयर के अंदर वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेट के अंदर जो आपने वैल्यू देनी है वो, और वेयर वाली लाइन या वेयर कंडीशन के साथ जो आपने फिल्टर करना है या जिसका डाटा आपने चेंज करना है। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल अपडेट की, अपडेट एम्प्लॉई सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाई 1.1। अगर मैथ में कोई स्टूडेंट अच्छा है तो उसको आइडिया होगा इजीली कि किसी भी नंबर को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि वो उसमें से 10% इंक्रीज कर देगा उस नंबर को। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे किसी एम्प्लॉय की मैंने सैलरी 10% बढ़ानी हो तो मैं इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ही ज्यूम करें कि जो डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, 10% इंक्रीमेंट लगाना चाह रहा है, लेकिन सारे एम्प्लॉयज़ की नहीं, सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ की जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 के एम्प्लॉयज़ हैं। अब आप एज्यूम करें पॉसिबली कि 5 नंबर जो होगा SC डिपार्टमेंट हो, तो जो यूनिवर्सिटी है वो चाह रही है कि सिर्फ SC डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ या टीचर जो हैं उनकी सैलरी 10% बढ़ जाए। तो वो क्या कह रही है, कमांड क्या कह रही है कि अपडेट एम्प्लॉय के टेबल को चेंज करो या अपडेट करो, सेट सैलरी मल्टीप्लाई बाई 1.1, यानी कि सैलरी जहां पे भी एम्प्लॉय का सैलरी का कॉलम वो देखना शुरू कर देगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करता जाएगा। आप अज्यूम करें कि जैसे मिसाल के तौर ये 5 नंबर एम्प्लॉय है, यह जी अहमद, उसकी सैलरी लिखी हुई है 1 लाख और उसका डिपार्टमेंट नंबर है 5। तो सिस्टम क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर सर्च करना शुरू कर देगा, 2 को सर्च करेगा, 5 है नहीं है, इसको छोड़ देगा। नेक्स्ट वैल्यू 5 है ट्रू हो गया, तो जनाब जो भी इसकी वैल्यू है उसको 1 लाख की बजाय 1,10,000 कर देगा। ठीक है जी, तो सिस्टम एक लूप चलाएगा और तमाम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना शुरू कर देगा डिपार्टमेंट नंबर को, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट नंबर की कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब एन पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, मैं कहूँ जी अहमद, सॉरी नेम इज इक्वल टू अहमद। मैं कह रहा हूँ कि जनाब जो एम्प्लॉई अहमद नाम का है, चाहे एक है चाहे जितने मर्जी हैं, उनकी सैलरी 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करके यानी कि 10% बढ़ा दो। तो सिस्टम अब नेम वाला कॉलम को फिल्टर करना शुरू कर देगा। पहले डिपार्टमेंट नंबर देख रहा था, अब मैंने फिल्टर लगाया हुआ नेम पे, यानी कि कंडीशन। वो पहला नेम देखेगा अली, अहमद के बराबर है नहीं है, फॉल्स। दूसरा नेम अहमद है
इसके बराबर है, ठीक है, ये ट्रू। जैसे ट्रू हो गया तो मैंने उसको कहा हुआ है कि जो भी अहमद नाम का एम्प्लॉय तुम्हें मिले उसकी सैलरी 10% बढ़ाते जाओ, तो वो साथ ही इसकी जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर देगा 10% से। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आप जब भी डाटा को अपडेट करने लगे आप उसमें प्रॉपर फार्मूला को, लॉजिक को, ऐसी कोई चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक कॉलम को चेंज कर लें, 2 को कर लें, 10 को कर लें। साथ ही मैं एक और कर देता हूँ मिसाल के तौर पे कि मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ और मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे उसका जो फॉर एग्जाम्पल अहमद है उसका नाम जो है उसको भी चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल साथ ही उसको AHMED कर दो। ठीक है। अब वो अहमद वाला नाम का बच्चा स्टूडेंट एम्प्लॉय ढूंढेगा और उसके रिकॉर्ड के अंदर 2 मॉडिफिकेशन करता जाएगा। एक तो इसकी सैलरी बढ़ा देगा, साथ ही AHMAD की बजाय AHMED कर देगा उसको। ठीक है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी चेंज कर लें। एक और अपडेट कर दें, फॉर एग्जाम्पल जी उसका एड्रेस जो है वो उसको कर दे जी, जो भी एड्रेस उसने लिखा हुआ है उस एड्रेस को चेंज करके फॉर एग्जाम्पल जी कर दे कराची। ये लें ना, उसका जो भी एड्रेस है उसको भी चेंज कर देगा साथ। अब मैंने किया क्या कि मैंने सिंपली डाटा चेंज करना है, किसका, अहमद का, उस एम्प्लॉय का जिसका नाम इससे मैच करता है। सिस्टम ये वाला नेम के कॉलम में ये अहमद ढूंढता जाएगा और जहां उसको अहमद मिलता जाएगा उसकी सैलरी 10% बढ़ा देगा, उसके स्पेलिंग चेंज कर देगा, उसका एड्रेस कराची कर देगा। ठीक है जी। जितनी मर्जी चेंजेस करते जाएं, आपकी मर्जी है। डन जी। इस तरीके से डी नंबर शुरू में ये एग्जांपल शायद 5 ये होगा जी अपडेट। अब हमने 3 चीज़ें कर ली, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। इंसर्ट में हमें पता है कि जब हमने वैल्यूज ऐड करनी हो तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और आगे पैरेंथेसिस के अंदर वो कॉलम के नाम जिनके अंदर हमने डाटा इंसर्ट करना है। अब इस एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर 10 कॉलम हो तो हम 10 भी लिख सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक 2-3 के अंदर डाटा ऐड करना है तो हम सिर्फ 2-3 भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन ये आपके जहन में होना चाहिए कि हमने टेबल क्रिएट करते हुए किसी कॉलम पे अगर नॉट नल लगाया हुआ है तो हमें हर सूरत यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। जो बाकी कॉलम्स हैं जिन पे नॉट नल नहीं है उनको हम स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे भी आप चाहें। डिलीट में सारे रिकॉर्ड उड़ाने हैं तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, और थोड़े उड़ाने हैं या स्पेसिफिक किसी एम्प्लॉय का डाटा उड़ाना है तो फिर कंडीशन, वेयर कंडीशन के अंदर उसको मेंशन करना पड़ेगा। सर आज आपने कोई सीपी लेनी है? नहीं। ओके। लेकिन ये जरूर है कि सीपी अनअनाउंस्ड होगी। क्विज असाइनमेंट तो अनाउंस होती हैं लेकिन सीपी अनअनाउंस्ड होती है। आज वैसे कोई मेरा प्लान नहीं है। ओके। अच्छा जी, रिट्रीवल फ्रॉम डाटा। अब हमने 3 काम कर लिए कि हमने डाटा इंसर्ट भी कर दिया टेबल के अंदर, उसको अपडेट भी करके देख लिया, डिलीट भी करके देख लिया। जब हम डाटा इंसर्ट कर लें यानी कि ऐड कर लें किसी भी टेबल के अंदर तो हम उसको वापस भी देख सकते हैं या वापस शो कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम रिट्रीव कहते हैं। और ये काम हम करेंगे सेलेक्ट कीवर्ड की मदद से। पहले हमने देखा इंसर्ट ऐड करने के लिए, अपडेट चेंज करने के लिए, डिलीट डाटा को इरेज करने के लिए। और डाटा को अगर ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो उसको वापस शो करना है अपनी स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम सेलेक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप अपना रिजल्ट कार्ड देखना चाहें तो रिजल्ट कार्ड जब आप देखते हैं तो आपका नाम, आपके सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स, उसकी ग्रेड, हर चीज़ शो हो रही होती है। तो इसका मतलब ये सारा डाटा पहले से पड़ा हुआ था और जब भी आप अपने लिंक पे क्लिक करते हैं कि सेमेस्टर 3 का रिजल्ट शो कर दो तो सिस्टम के बैक एंड पे सेलेक्ट की क्वेरी चल रही होती है। ठीक है, तो सेलेक्ट की क्वेरी आपके डाटाबेस से या टेबल से डाटा उठा के आपके फ्रंट एंड स्क्रीन पे शो कर देती है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने कोई डाटा शो करना है तो उसके लिए यूज करेंगे सेलेक्ट कीवर्ड और सेलेक्ट के बाद एट्रीब्यूट के मिसाल के तौर पे कौन कौन से एट्रीब्यूट आपने शो करने हैं। जैसे एम्प्लॉई है या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, फादर नेम, बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे टेबल के अंदर। ठीक है, तो आपने जो जो एट्रीब्यूट शो करने हैं वो आप यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट करते जाएंगे। रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा एड्रेस, वटएवर जो भी आपने कॉलम मेंशन करने हैं। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से आपने डाटा शो करना है। सेलेक्ट एट्रीब्यूट की लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है जी, और आगे अगर कोई कंडीशन लगानी है तो मिसाल के तौर पे ये मैं उड़ा देता हूँ, ये ऑप्शनल है। ये इतनी सेलेक्ट की क्वेरी है जी बेसिकली। सेलेक्ट एट्रीब्यूट नेम और फ्रॉम टेबल नेम। वेयर जो है ये कंडीशन है कि आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का डाटा आपने देखना है या सारे रिकॉर्ड देखने हैं। ठीक है,
आगे हम एग्जाम्पल में जाते हैं। ये एग्जाम्पल है सिलेक्ट की। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल यानी कि मिडिल नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। मैं कह रहा हूं कि मुझे 4 कॉलम्स का डाटा चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टेबल में से मुझे ये 4 कॉलम के रिकॉर्ड शो कर दो। तो सिस्टम इस तरीके से आपको आउटपुट देगा। ये जो राइट वाली है बेसिकली टेबल ये थी, ठीक है, जो हमने पहले बनाई हुई है कि उसके अंदर कोई 10 कॉलम है, ठीक है जी। तो सिस्टम वही रिकॉर्ड्स, वही कॉलम्स का डाटा शो करेगा जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा सिलेक्ट के बाद, ठीक है जी। यहाँ पे मैं सिर्फ अगर कर दूं फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, तो सिस्टम ये सिर्फ फर्स्ट नेम वाला एक ही कॉलम मुझे शो करेगा, उसके सारे रिकॉर्ड दिखाएगा, यानी कि तमाम एम्प्लॉय का मुझे फर्स्ट नेम शो करता जाएगा, पूरा एक ही कॉलम, ठीक है। जबकि अगर मैंने और भी कुछ मेंशन कर दिया तो जितने कॉलम मेंशन करूंगा वो 1 2 3 4 ही मैंने मेंशन किए थे, 4 ही कॉलम का रिकॉर्ड शो होगा। और आगे टेबल का नाम कि किस टेबल से शो करना, क्योंकि हमारी इस डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। जहां से भी जिस भी टेबल का रिकॉर्ड हमने शो करने हैं वो हमें वहां से डाटा उठाना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉय, अब ये किसी एक टेबल से भी आप डाटा उठा सकते हैं, एक से ज़्यादा से भी उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर ज़्यादा से उठाना है तो हमें यहाँ पे दूसरे का नाम भी मेंशन करेगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ठीक है, हम कर सकते हैं ये काम। तो अगर स्टूडेंट का चाहें तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का कौन सा रिकॉर्ड चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन ये तरीकाकार जो है इसके लिए थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। हम अभी हम कंफ्यूज नहीं होते इस मामले में, ठीक है। अभी हम एक ही टेबल पे रहते हैं, आगे वो भी एग्जांपल्स आ जाएंगी। तो जब आपने डाटा शो करना है स्क्रीन पे, ठीक है, या रिपोर्ट देखनी है, कोई ऐसी लिस्ट देखनी है, तो फिर आप सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, सिलेक्ट एट्रीब्यूट नेम फ्रॉम टेबल नेम। उसकी दूसरी एग्जांपल है सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी कि मैंने एट्रीब्यूट मेंशन करने के बजाय यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया। तो स्टैटिक का मतलब है कि तमाम कॉलम का डाटा, ठीक है। सिलेक्ट के बाद हमेशा हम कॉलम के नाम मेंशन करते हैं, यानी कि एट्रीब्यूट के नाम। जो भी कॉलम यहाँ पे मेंशन करेंगे सिर्फ वो वाले एट्रीब्यूट आएंगे। लेकिन अगर कोई कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया, स्टैटिक लिख दिया, तो फॉर एग्जाम्पल टेबल के अंदर अगर 10 कॉलम है तो 10 के 10 कॉलम का डाटा शो हो जाएगा, जैसे ये आउटपुट आपको शो हो रही है, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में 4 कॉलम थे तो 4 का डाटा आ गया, स्टैटिक लिख दिया तो सारे कॉलम का डाटा आ गया, ठीक है। उसी तरीके से फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम। एक और एग्जांपल सिलेक्ट की, सिलेक्ट बर्थ डेट कॉमा एड्रेस। मुझे जनाब 2 कॉलम चाहिए एम्प्लॉयज के, एक तो उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए और दूसरा उनका एड्रेस चाहिए। फ्रॉम एम्प्लॉय मैंने एम्प्लॉय टेबल का नाम भी मेंशन कर दिया, आगे मैंने वेयर कंडीशन भी लगा दी, 3 कंडीशन लगा दी मैंने कि मुझे एम्प्लॉयज का बर्थ डेट और एड्रेस चाहिए। लेकिन किन एम्प्लॉयज का चाहिए? जिनका फर्स्ट नेम ये हो, मिडिल नेम ये हो और लास्ट नेम ये हो। 3 कंडीशन मैंने दे दी, ठीक है। वेयर के बाद आप एंड के साथ डिफरेंट कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपली ऐसे ही कर दें, इस तरीके से, ठीक है जी। फ्रॉम टेबल नेम वेयर इफ नेम इज इक्वल टू जॉन, तो वो तमाम एम्प्लॉय जिनका फर्स्ट नेम जॉन है उनके मुझे बर्थ डेट और एड्रेस शो कर देगा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे बर्थ डेट और एड्रेस को काट के डिलीट करके यहाँ पे स्टैटिक लिख देता हूँ। अब क्या फर्क पड़ेगा भला, किसको आइडिया है? आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर मैंने यहाँ पे कॉलम जो पहले मेंशन किए हुए थे वो कॉलम उड़ा के डिलीट करके यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉलम्स हैं एम्प्लॉय वेरिएबल के अंदर वो तमाम कॉलम शो कर देगा, मुझे तमाम कॉलम का शो करेगा डाटा, लेकिन उन एम्प्लॉयज का जिनका फर्स्ट नेम जॉन है, ठीक है। कॉलम जैसे ये सारे कॉलम आ रहे हैं इस तरीके से सारे कॉलम्स आएंगे, लेकिन ये वाला रिकॉर्ड जो है ये सिर्फ वही आएगा जैसे जॉन ये फर्स्ट नेम है, सिर्फ ये एक ही रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। बाकी किसी का फर्स्ट नेम जॉन नहीं है, तो ये सारे कॉलम्स और जॉन का सिर्फ एक रिकॉर्ड इस सूरत में, ठीक हो गया। अगर मैंने बर्थ डेट लिख दिया है तो आप देखें कि उसमें से सारे कॉलम नहीं आए, सिर्फ 2 कॉलम आए, और किन का रिकॉर्ड आया? सिर्फ जॉन का, ठीक है। और जॉन का यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट के बाद कोई चीज़ मेंशन की है तो ये कॉलम्स होंगे, और बाद में अगर कोई चीज़ मेंशन की है तो ये आपके रिकॉर्ड्स होंगे,
ठीक है, रिकॉर्ड्स इस बना पे फिल्टर होंगे और कॉलम इस बना पे फिल्टर होंगे आपके, जो आप सिलेक्ट के बाद मेंशन कर रहे हैं। अब क्योंकि मैंने 3 कंडीशन दे दी है तो आप जितनी मर्जी चाहें यहाँ पे कंडीशन दे दें। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, मिडिल नेम इज इक्वल टू बी, लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ, या मैं एक और मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कंडीशन, और एज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है जी, अब सिस्टम क्या करेगा वाला, इसको भी चेंज करता हूं। अब कौन से रिकॉर्ड आएंगे, जी पहले तो आपने फौरन देखना कि सिलेक्ट के बाद क्या मेंशन किया हुआ है। ये वाले कॉलम आएंगे, अगर तो मैंने यहाँ पे कोई कॉलम का नाम मेंशन किया हुआ है यानी कि एट्रीब्यूट का नाम, तो वो वाले एट्रीब्यूट का डाटा आना है। ठीक है, जैसे बर्थडे या एड्रेस या कोई भी कॉलम मेंशन किया है। अगर नहीं मेंशन किया, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि एम्प्लॉय के तमाम कॉलम का डाटा शो होगा, लेकिन वो जो डाटा शो होना है उसके ऊपर कोई फिल्टर लगा हुआ है। वो फिल्टर ये है कि मैंने कंडीशन लगाई है कि उसका नाम या तो जॉन हो, मिडिल नेम बी हो और लास्ट नेम स्मिथ हो। इन वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो इस पैरामीटर पे मैच कर पूरे उतर रहे हैं, या वो एम्प्लॉय का डाटा आ जाएगा जिनकी एज 20 है। ठीक है, अब दोनों कंडीशन हो जाएंगी, पूरी हो सकती हैं, या तो ये वाली पूरी हो जाए फिर भी रिकॉर्ड उसका शो हो जाएगा, या वो तमाम एम्प्लॉय जिनकी एज 20 है उसका रिकॉर्ड भी सारा शो हो जाएगा। ठीक है, सारे रिकॉर्ड शो होंगे, सॉरी सारे कॉलम शो होंगे, क्योंकि मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ जैसे मर्जी आप चाहें। आगे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ था कहीं कैस्केडिंग के बारे में, इंसर्ट कैस्केड, अपडेट कैस्केड या डिलीट कैस्केड। कैस्केडिंग हमने देखा था कि ये क्या चीज होती है। कैस्केड बेसिकली डिलीट कैस्केड यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हेन अ रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल इज डिलीटेड द कोरस्पॉन्डिंग रोज इन द चाइल्ड टेबल आर आल्सो ऑटोमेटिकली डिलीटेड। हमने देखा था कि जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की वाला टेबल, उसके अंदर या प्राइमरी की वाला जो कॉलम है उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हमने मेंशन किए हैं वो हम एज ए लिंक या रेफरेंस यूज करते हैं किसी दूसरे टेबल के अंदर, और वहां पे दूसरे टेबल के अंदर वो कॉलम एज ए फॉरेन की कहलाता है। तो अगर हम पेरेंट वाले टेबल यानी कि प्राइमरी की वाले टेबल से कोई रिकॉर्ड उड़ा दें और वो आगे लिंक हुआ है फॉरेन की के साथ किसी दूसरे टेबल के अंदर, तो फॉरेन की वाले तमाम रिकॉर्ड भी उड़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं पेरेंट वाले टेबल, प्राइमरी की वाले टेबल के अंदर को अपडेट करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो सारी अपडेट जो है चाइल्ड यानी कि फॉरेन की वाले टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली खुद से हो जाएंगी। वो मुझे खुद से बार बार या मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज कैस्केडिंग कहलाती है, जिसकी एग्जांपल्स यहाँ पे हैं कि आपने कैस्केडिंग कैसे अप्लाई करनी है, सिस्टम को पहले बताना पड़ता है कि तुम कैस्केडिंग अप्लाई करो कि ना करो। उसकी एग्जांपल ये है, ये अपनी छोटी सी एक लाइन लिखनी है, ऑन अपडेट कैस्केड। ठीक है जी, ऑन अपडेट कैस्केड अगर लिख देंगे तो अब इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है वो जितने भी इश्यूज हैं वो सिस्टम उसको खुद ही संभाल लेगा, खुद ही उसको अपडेट करेगा, हमें उसको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। इसकी कंप्लीट एग्जांपल मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। सारी एग्जांपल तो बेसिकली वही पुराना कोड ही है जो हम पहले कर चुके हैं। कि सिंपली मैंने क्या किया कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया डिपार्टमेंट का, दूसरा टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय का, यानी कि ये ऊपर वाला टेबल प्राइमरी की वाला टेबल है और नीचे वाला फॉरेन की वाला है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फॉरेन की लगी हुई है। ठीक है, इसका इस जो डिपार्टमेंट का प्राइमरी की है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो एज ए फॉरेन की यूज हो रही है, ये वाली। ठीक है जी, और मैंने साथ ही फॉरेन की वाली टेबल के साथ ऑन अपडेट कैस्केड लिख दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं रिकॉर्ड को एंटर करूंगा तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ। अब मैंने इंसर्ट इनटू की कमांड यहाँ पे यूज की है डिपार्टमेंट के लिए, और उसकी कॉलम मेंशन की है, वैल्यूज मेंशन की हैं, जैसे 1 HR 2 फाइनेंस। तो डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे, 1 HR और 2 फाइनेंस। अब ये क्योंकि इसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है ये 1 और 2 वाली ये प्राइमरी की है, जो कि मैंने इस टेबल के अंदर कॉलम के अंदर अगर आप देखें तो एज ए फॉरेन की यूज की हुई है।
ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होंगे वही इसके अंदर यूज हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, यानी कि 1 2 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं जब इस डिपार्टमेंट वाले यानी कि फॉरेन की वाले टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड एंटर करूंगा तो आप अगर देखें तो मैंने 1 और 2 वही यूज किए हैं जो ऊपर हैं, ठीक है। 1 2 हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं, 1 2 2 हो सकते हैं, यानी कि ये 2 वैल्यूज ही आ सकती हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकती। अगर मैं कोई ऐड करूंगा तो सिस्टम जो है वो फौरन मुझे उसको अपडेट करना चाहिए, एरर देना चाहिए कि जनाब ये रिकॉर्ड जो है ये तो उधर एग्जिस्ट ही नहीं करता प्राइमरी की के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी एम्प्लॉय को मैं 3 नंबर डिपार्टमेंट आईडी देने की कोशिश करूं, जबकि 3 नंबर मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ ऊपर, ठीक है, या रिकॉर्ड डिफाइन ही नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये जो कैस्केडिंग का जो छोटी सी इंस्ट्रक्शन है ये इन चीज़ों को फिर जो है वो कंसिडर करेगी और हम एरर से बच जाएंगे। इस तरीके से एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक टेबल यहाँ पे क्रिएट की है कस्टमर की, जिसके अंदर कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम 2 उसके कॉलम्स हैं जी। फिर ऑर्डर की टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी। पहले हमने मिसाल के तौर पे हमारा ई कॉमर्स सिस्टम है तो आप अज्यूम करें कि हमने पहले कस्टमर को साइन अप करवा लिया, कस्टमर आएगा अपना डाटा मेंटेन कर लेगा, जिसमें कि एग्जांपल के तौर पे हमने सिर्फ 2 ही कॉलम लिए हैं, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, कि बंदा आएगा अपने आप को रजिस्टर कर लेगा। अब डेफिनेटली हमारे सिस्टम के अंदर वही बंदा कोई चीज़ खरीद सकता है या ऑर्डर दे सकता है जो हमारे सिस्टम के अंदर रजिस्टर है, ठीक है। अब हमारे पास 2 ही बंदे रजिस्टर हैं, 1 और 2, कस्टमर आईडी 1 और 2 के साथ। तो डेफिनेटली जब ऑर्डर कोई प्लेस होगा तो ये 2 बंदे ही ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे क्योंकि 2 ही बंदे रजिस्टर हैं। तो ये देखें अगर हमने ये प्राइमरी की है तो इसको हमने यहाँ पे फॉरेन की यूज़ किया हुआ है दूसरे टेबल के अंदर, ऑर्डर वाले के अंदर। तो ऑर्डर के अंदर 1 2 के अलावा और कोई कस्टमर आईडी नहीं आ रही, इसलिए कि हमने इसको कैस्केडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फॉरेन की प्राइमरी की का, कि फॉरेन की वाले कॉलम के अंदर या टेबल के अंदर से ही सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो कि प्राइमरी की के अंदर डिक्लेयर की हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैंने कमांड लिखी है अपडेट कस्टमर, कस्टमर्स के टेबल को अपडेट करो, ये वाला टेबल जो है सेट कस्टमर आईडी इक्वल टू 3, कस्टमर आईडी की वैल्यू 3 कर दो, किसकी, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। अब मैं कह रहा हूं कि यार अब ये जो 1 वाला रिकॉर्ड है ना, ये जो अलीस का, इसको आईडी चेंज करके 1 को चेंज करके 3 कर दो, ठीक है जी। तो जैसे मैं अब मैंने सिंपली क्या किया कि जो प्राइमरी की वाला टेबल है ना, इसका एक रिकॉर्ड अपडेट किया है, एक रिकॉर्ड अलीस का, ठीक है, उसकी आईडी मैंने चेंज कर दी, 3 कर दी। तो अब अगर आप देखें तो पहले ये 1 और 1 2 जगह पे ये कस्टमर ने ऑर्डर दिए हुए थे, तो ये उसकी आउटपुट है कि मिसाल के तौर पे जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, तो ये देखें अलीस का उसने आईडी 3 कर दी है प्राइमरी की में, जो कि मैंने क्वेरी की हुई है, ये तो होना ही था, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेरी में कह रहा हूँ। लेकिन ऑटोमेटिकली उसने साथ ही जो ऑर्डर वाले टेबल पर जहां जहां 1 कस्टमर था उसको भी उसने ऑटोमेटिकली 3 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ एक कमांड एग्जीक्यूट किया एक टेबल के लिए, जो उसके कोरस्पॉन्डिंग फॉरेन की में जहां जहां वो डाटा यूज हो रहा था वो भी ऑटोमेटिकली 3 और 3 इनके अपडेट हो गया। डिलीट कैस्केड में हमें ये पता है कि जनाब जब भी हम कोई चीज डिलीट करेंगे पेरेंट में से तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड है उसमें से भी डिलीट हो जानी है फिर, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे कॉन्सेप्ट डिलीट का ये था कि अगर आप मिसाल के तौर पे जो पेरेंट में से जो प्राइमरी की यहाँ पे आपने यूज की हुई है, तो अगर मिसाल के तौर पे आपने उसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, जैसे ये हम कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 3, मैं कहूँ ये जो 3 और अलीस वाला रिकॉर्ड है ना ये उड़ा दो, ये मैं कमांड दे रहा हूँ, ठीक है। जबकि ये 3 नंबर है, ये आपको पता है कि ऑर्डर वाले टेबल के अंदर भी ये 2 जगह यूज हुआ हुआ है, ठीक है, क्योंकि अलीस ने यानी कि इस कस्टमर ने 2 ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, यानी कि ऑर्डर वाले टेबल के अंदर इसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसका मतलब है जो पेरेंट वाला जो मेन रिकॉर्ड है ये हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो सिस्टम को पता है कि ये एज ए फॉरेन की इसका रेफरेंस कहीं और भी मौजूद है, तो वो वहां से उसका डाटा डिलीट नहीं करने होने देगा प्राइमरी टेबल में से। डिलीट कैस्केडिंग उसकी एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे पहली एग्जांपल थी ये डिपार्टमेंट की, दूसरी थी हमारी एम्प्लॉय की, ठीक है, जो अभी हमने पीछे भी एग्जांपल लिया, वही सेम एग्जांपल है, फॉरेन की लगाई हुई है और एंड पे ऑन अपडेट कैस्केडिंग भी लगाई हुई है। अब मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ डिलीट वाली, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट
वे डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1, डिलीटिंग अ डिपार्टमेंट एंड इट्स एसोसिएट एम्प्लॉइज। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 वाली अगर कोई चीज़ डिलीट कर रहा हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर अगर मैंने कहीं पे कैस्केडिंग वाला अप्लाई नहीं किया हुआ तो सिस्टम जो है वो तमाम के तमाम जो एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स हैं वो भी सारे डिलीट कर देगा। ये था ये हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि बेसिकली जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं या डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो क्वेरीज हैं वो जब हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं या डाटाबेस या उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसके बाद उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है, डिलीट करनी है, अपडेट करनी है, वो सारा काम करने के लिए जो भी हम क्वेरीज यूज़ करेंगे वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर की कैटेगरी में आएंगी। और उसके अंदर हमने 3 काम करके देखे, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट में हमने डाटा को ऐड किया, अपडेट में हमने चीज़ों को चेंज करके देखा, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी चेंज करके देखा, और डिलीट के अंदर हमने फिर चीज़ों को डिलीट किया कि तमाम रिकॉर्ड भी उड़ा के देखे डिलीट फॉर एम्प्लॉय की मदद से, और स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी डिलीट करके देखा।